तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस कोर्स में आज हम फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन? तो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन के बारे में चर्चा करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन आप समझ पा रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक जगह से थोड़ा सा अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एच और एच के बीच का। अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों की बात करें प्रैक्टिकली तो हम ये समझते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन इसके बीचों बीच में रखे हैं। अगर इनमें से दोनों में से किसी एक परमाणु की ताकत ज्यादा हो जाए और इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ले, तो इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन कहते हैं। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं के बीच में है तो वो अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चला जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। अब ये जरूरी नहीं है कि थोड़ा खिसके, हो सकता है कि ये इस जगह के वाले इलेक्ट्रॉन इस वाली जगह पे पहुंच जाए, ये भी पॉसिबल है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पे चला जाए, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन कहते हैं। और इसमें सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है पीरियडिक प्रभाव, मतलब एक इंडक्टिव इफेक्ट है। यानी कि एक तरीका इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, दूसरा तरीका अतिसंयुग्मन हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, और तीसरा तरीका अनुनाद और मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पीरियडिक प्रभाव की। तो क्या है पीरियडिक प्रभाव? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है, इसके साथ में कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली कंडीशन है, यदि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, विद्युत ऋणात्मकता अगर एक्स की ज्यादा हुई, तो ये कार्बन और इसके बीच में जो बीच में इलेक्ट्रॉन थे, वो बीच में इलेक्ट्रॉन रह रह के कुछ इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि सहसंयोजक बंध जो होता है, उसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन है अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी घटना को पीरियडिक प्रभाव कहते हैं। सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व की ओर विस्थापित होना ही पीरियडिक प्रभाव कहलाता है। तो इस तरीके से इसका यहाँ पर नेगेटिव आने लगेगा और इस पर पॉजिटिव आने लगेगा, तो इसी प्रभाव को हम कहते हैं पीरियडिक प्रभाव। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर जेड कोई ग्रुप है जिसकी विद्युतात्मकता कार्बन से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचने लगेंगे, तो इस कार्बन पर नेगेटिव आने लगेगा। तो इस तरह के प्रभाव को हम कहते हैं पीरियडिक प्रभाव। अब बात आती है कि जब जिस ग्रुप की ओर इलेक्ट्रॉन खींच के आ रहे हों, तो उस ग्रुप को माइनस आई ग्रुप के नाम से जाना जाता है। प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट आई से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया आई से। अगर इसमें हमने प्लस लगा दिया, तो इसका मतलब है कि उस जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जा रहे हैं। यानी कि ये वाली कार्बन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इस इफेक्ट को हमने कहा प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पर जहाँ इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो इस प्रभाव को इसमें क्या नाम दिया है? माइनस आई। इसका क्या महत्व है, क्या उपयोग है इसका, इससे क्या फायदा है, तो इसको समझते हैं। अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्नेही और नाभिक स्नेही के बारे में, तो हम समझ रहे हैं कि पीरियडिक प्रभाव का इन इलेक्ट्रोस्नेही पर और नाभिक स्नेही पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने कहा कहीं ये CH3+ लगा हुआ है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। हमने कहा किसी भी अधातु पे अगर प्लस चार्ज होता है तो हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। हमने कहा अगर इस CH3 पे कोई CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे कोई फ्लोरीन ग्रुप जोड़ दिया जाए, दोस्तों क्या जोड़ दिया जाए? फ्लोरीन ग्रुप जोड़ दिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो कौन सा प्रभाव दिखा रहा होगा? ये माइनस आई। इसकी वजह से यहाँ पर प्लस और बढ़ जाएगा, यानी कि ये और अच्छा इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस प्रभाव से ही हम पता कर पा रहे हैं कि कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कौन अच्छा नाभिक स्नेही है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही से माइनस आई ग्रुप जोड़ दिया जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अच्छा हो जाता है। अगर किसी नाभिक स्नेही पर प्लस आई ग्रुप जोड़ दिया जाता है, तो वो नाभिक स्नेही भी अच्छा हो जाता है। जैसे हमने कहा यहाँ पर अगर OH लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप जोड़ दिया जाए, तो इस पर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता और बढ़ जाएगी। तो हमने कहा अगर हमने न्यूक्लियोफाइल पर, नाभिक स्नेही पर प्लस आई ग्रुप लगा दिया जाए,
इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा दिया जाए तो हम उसे न्यूक्लियोफाइल अच्छा कहने लग जाते हैं, और माइनस आई ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वो इलेक्ट्रोफाइल अच्छा हो जाता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल तभी अच्छा होता है जब उस पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हो, माइनस आई। कोई भी न्यूक्लियोफाइल कब अच्छा होता है, जब उस पर प्लस आई ग्रुप जुड़ा हो। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे अच्छा होता है और नाभिक स्नेही कैसे अच्छा होता है। लेकिन पीरियडिक प्रभाव की एक खास बात है, अगर जैसे ये फ्लोरीन जुड़ा है तो अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये इस कार्बन से भी खींचेगा, इससे भी खींचेगा, इससे भी खींचेगा, ऐसे कहाँ तक खींच सकता है। तो ऐसा बताते हैं कि जो पीरियडिक प्रभाव है वो केवल 3 कार्बन तक चलता है, चौथे कार्बन पर जाकर इसका प्रभाव शून्य हो जाता है। इस पर ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, इस पर इससे कम डालता है, और इस पे बहुत कम, और इस पर बिल्कुल नगण्य इफेक्ट होने लगता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो पीरियडिक प्रभाव है वे केवल कितने कार्बन तक चलता है, केवल 4 कार्बन तक चलता है। अब हम बात कर रहे हैं कि पीरियडिक प्रभाव को अगर देखना है कि कहाँ ज्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है, तो इसके लिए हम बीएनपी रूल फॉलो करते हैं। कौन सा रूल फॉलो करते हैं? बीएनपी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस, सबसे पास में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन पे ज्यादा ग्रुप इफेक्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि फ्लोरीन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। फिर जब डिस्टेंस सेम हो, दो जगह हमें देखना हो कि कहाँ ज्यादा लग रहा है। जैसे अगर हमें यहाँ पे देखना हो और इस जगह पे देखना हो कि इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर किस पर ज्यादा प्रभाव है, तो हम देखेंगे कि डिस्टेंस किसकी पास में है। तो हमने देखा कि डिस्टेंस इसकी पास में है, तो इस वाले एफ का इफेक्ट ज्यादा लग रहा है और इस वाले एफ का इफेक्ट कम लग रहा है। लेकिन यदि हमने ऐसा कर दिया कि सेम डिस्टेंस पे ही अलग अलग कंडीशन बना दी, अब ये देखिए कि इस वाले कार्बन पर कहाँ इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों की डिस्टेंस सेम है, दूसरे कार्बन पे ही है। तो जब डिस्टेंस सेम हो जाती है तब हम नंबर देखते हैं, जब डिस्टेंस सेम हो जाए तो हम नंबर देखते हैं। अगर डिस्टेंस नहीं सेम हुई तो चाहे नंबर कितने भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल हम डिस्टेंस कम वाले को ही ज्यादा महत्व देंगे। अब जब डिस्टेंस सेम होती है तो फिर कहाँ बढ़ते हैं? नंबर पर। अब देखो डिस्टेंस सेम है, तब देख रहे हैं नंबर यहाँ ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर 2 ग्रुप खींचने वाले हैं, यहाँ पर एक ग्रुप खींचने वाला है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ज्यादा माइनस आई प्रभाव है। इस तरीके से जब डिस्टेंस भी सेम हो, नंबर भी सेम हो, फिर देखते हैं कि किस परमाणु के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा है, किसका पीरियडिक प्रभाव ज्यादा है, उसी का माइनस आई प्रभाव यूज करते हैं। तो अब हम आज की क्लास में बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट की, जो रिएजेंट सीरीज भी हम साथ लेके चल रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का रिएजेंट है रेड फास्फोरस एचआई। रेड फास्फोरस एचआई के बारे में क्या कहते हैं, कैसे इसको याद रखते हैं, तो हम कहते हैं कि जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। कैसे याद रखते हैं? जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। यानी कि रेड फास्फोरस एचआई की क्रिया किसी भी यौगिक के साथ करा दीजिए, आप चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवा दीजिए इसकी क्रिया, लेकिन हमेशा बनेगा क्या? एल्केन बनेगा। चाहे एल्डिहाइड के साथ करा दीजिए, चाहे कीटोन के साथ करा दीजिए, हमेशा रिएक्शन में एल्केन बनने वाला है। तो रेड फास्फोरस एचआई का क्या काम है? जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। अगर इसमें रेड फास्फोरस एचआई को डाल देते हैं तो बताइए क्या बनने वाला है? एल्केन। इसमें कितने कार्बन है? 2, एक और एक, 2, तो 2 कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं कि जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो दोस्तों अब तक हमने कितने प्रकार के रिएजेंट की बात करी है, एक बार समराइज करते हैं। तो अब तक हमने जो रिएजेंट बात की है वो सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हमने कहा था कि जो ऑक्सीजन वाले क्रियात्मक समूह है उनको ये एल्कोहल में बदल देता है, नाइट्रोजन वालों को एमीन में बदल देता है। NaBH4 जो एल्डिहाइड और कीटोन एसिड क्लोराइड, ये 3 को बदलता है केवल, एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सब ग्रुप को बदलता है, लेकिन NaBH4 केवल 3 के साथ रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड। ये अल्कोहल में भी बदलेगा, ये अल्कोहल में भी बदलेगा और ये एमीन में बदलेगा, लेकिन NH4 NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। तो हमने कहा डाइबल एच क्या करता है, तो डाइबल एच के बारे में हमने कहा था कि ऐसे याद रखेंगे, एल है यानी कि एल्डिहाइड बनाता है। तो हमने कहा ये एल्डिहाइड बनाता है, लेकिन कब? जब साइनाइड और एस्टर होते हैं तब ये एल्डिहाइड का निर्माण करता है, इनकी जगह पे CHO बन जाता है।
तो ये डाइबल H का काम है। इस तरीके से हमने ZnHgHCl के बारे में बात करी थी। ये एल्केन बनाता है, लेकिन कब बनाता है? जब केवल एल्डिहाइड और कीटोन हो। एल्डिहाइड और केवल कीटोन को एल्केन में बदलता है, और रेड फास्फोरस HI जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, यानी कि सबको एल्केन में बदलता है। इसमें और इसमें यही फर्क है कि ये सबको एल्केन में बदलता है और ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में बदलता है। इस तरीके से O3 के बारे में हमने बात करी थी कि जब भी कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाए तो ये इसको काट के यहाँ भी O लगा देता है और यहाँ भी O लगा देता है। इस तरीके से हमने पूरे रिएजेंट्स की बात करी है कि अभी तक जो भी रिएजेंट है उसके बारे में चर्चा करी।